असलम फ्रेंड्स, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नॉवल का पार्ट नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। वो गुस्से से कीस उठाता हुआ बाहर निकला था। उसका बस नहीं चल रहा था कि अरहम का मुंह तोड़ दे। तकरीबन भागते हुए पार्किंग एरिया तक पहुंचा जहां से अरहम की गाड़ी निकल रही थी। उसने अपनी गाड़ी में बैठकर अपनी गाड़ी अरहम की गाड़ी के पीछे लगा दी। दोनों गाड़ियां आगे पीछे तेज रफ्तार से चल रही थी। अब ये मेरे पीछे क्यों आ रहा है? अरहम ने मिरर में से अजलान की गाड़ी को अपने पीछे आता देखा तो परेशान होता हुआ कहा, कहीं ये मुझे मारने तो नहीं आ रहा। मेरी पिस्टल उसने घर में ढूंढनी चाहिए। शिट, डैम इट, पिस्टल तो घर पर है। अब सच में अरहम को पसीने आ रहे थे। पापा पापा को कॉल करता हूँ। अब अजय, तुम्हारी वजह से मैं अपनी जान नहीं गंवा सकता। इस जनूनी का क्या पता मुझे जान से मार दिया तो। अब तो उसे घबराहट होने लगी थी। उसने उसे मोबाइल निकाला और अपने पापा का नंबर डायल करने लगा। आपका मिलाया हुआ नंबर फिलहाल बंद है। क्या मुसीबत है? पापा नंबर मिलाने पर भी उसे यही सुनने को मिल रहा था। सब गलती मेरी ही है। मैं गया ही क्यों उस पागल जंगली के पास? ये भी जंगली, उसके दोस्त भी जंगली। अच्छा होता फोन पर ही बराम दिखा देता। उसे गुस्से से ट्रेन पर हाथ मारते हुए कहा। इस समय अजलान की गाड़ी ने सामने आकर उसकी गाड़ी के सामने अपनी गाड़ी खड़ी की। हाय अरहम, बुरा फंसा तू तो। अभी तो अगले जहां भी नहीं बढ़े। उसे दुख निकलते हुए कहा। अजलान ने उसे गिरेबान से पकड़कर खींच कर घर से बाहर निकला था और निकालते ही एक घोंसा उसको मारा जिसके लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं था। लड़खड़ा कर नीचे गिरा था। बोल, क्या बकवास कर आया था तू? तुझे क्या लगा कि मेरे सामने मेरी बीवी के हुस्न के कसीदे पड़ेगा और मैं इतना बेगैरत हूँ तुझे दंडनाने के लिए छोड़ दूँ? हिम्मत हिम्मत भी कैसी हुई तेरी? उस पर दे घोंसू के वार कर रहा था। अपनी बीवी से पूछ, वो तेरे साथ रहना नहीं चाहती। इनफैक्ट वो तो अनब से भी बात करने वाली है या कल ही होगी। अपने होंठों से होंठ साफ करते हुए चलाया था। थक गई है वो तेरे नाम का बोझ उठाते उठाते। वो तेज तेज सांसें लेते हुए कह रहा था, जान से मार दूंगा उसे, पर तुझ जैसे कुत्ते के लिए नहीं छोड़ूंगा। नबी से जान से मार देंगी उसे, पर मेरी इमारत में खयानत नहीं होने देगी। उसके पेड़ पर टांगे मारा था। अब फिर उसने उसके पेड़ पर घोंसे मारे। अब अरहम आदम होकर नीचे गिरा था। उसके मारने पर शिद्दत ही ऐसी थी। बोल, अब क्या कर बकवास है? क्या कह रहा था? उसे बेहोश को ही मारे जा रहा था। मार जाएगा वजी, बस कर दे। हादी और अली वहां पहुंच चुके थे और अब उसके पीछे आ रहे थे। ये कैसे मेरी बीवी पर हक जमा सकता है? ये बेगैरत इंसान। ये मुझे बताएगा कि मेरी बीवी मेरे साथ रहना नहीं चाहती या नहीं। वो फिर से जुनूनी अंदाज में उसको मार रहा था। मर जाएगा यार वो। अली ने खून से लथपथ बेहोश पड़े हुए अरम से दूर हटाया उसे। इसे बताओ यार कि फजर इस्लान हदशा जुनून है मेरा। यहाँ दरकती है वो। इन इन सांसों में खून बनकर दौड़ती है वो। उसने अपने हाथ की रग्गू पर उंगली रखते हुए कहा, सीने में दिल नहीं है वो है। ये कैसे मुझसे उसे अलग करने की बात करता है? रूह से जिस्म कभी जुदा हुआ है? नहीं ना। नाहनों से मांस जुदा होता है? नहीं ना। मैं बेबस होकर उसके मामले हूँ, बेहद बेबस। वो रोते हुए जुनूनी अंदाज में चला रहा था। अली और हादी को उसकी बातों से खौफ हो रहा था। वो उसकी टूटी बिखरी हुई हालत पहली बार देख रहे थे। वो इतना तो जानते थे कि भोजो को लेकर पोसेसिव है, मगर इस हद तक था उसका उनको आज अंदाजा हुआ था। चल लसी घर चले, लसी उठाते हुए कह रहा था। हादिर ने एम्बुलेंस को कॉल करके अरहम को रेस्क्यू करवाया था। नहीं जाना मुझे कहीं पे, दूर हटो। उसने अली को दिखा देते हुए कहा, लसी देख तेरी हालत ठीक नहीं है, यू नीड सम रेस्ट। चल शाबाश। हादिर ने उसे बाहों में भरते हुए कहा, लीव मी अलोन, जाओ यहाँ से। वो चलाया था। अजी प्लीज मेरी जान मत करो ऐसे। देख मैं हाथ जोड़ता हूँ, अल्लाह पाक सब ठीक कर देगा, भरोसा रख। मत दे उर्दू को अजियत, मेरी जान नहीं दे सकते हम तुझे ऐसे। अली ने बाकायदा हाथ जोड़ते हुए की आवाज़ में कहा, कुछ नहीं होगा ठीक। सब गलत हो गया है, सब बर्बाद हो गया। जो थोड़ा बहुत ठीक था ना, उसे वो अपने हाथों से बर्बाद कर रही है इस अरहम के साथ मिलकर। कहा था मैंने उसे कि मेरे जुनून का हवा मत देना। उसने नहीं सुनी मेरी बात। वो हमेशा यहाँ वार करती है। उसे अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, इजी हम समझाएंगे ना उसे, सब ठीक हो जाएगा, हिम्मत कर यार। आदिल ने उसे गले लगाते हुए कहा, नहीं अब बात समझने समझाने से आगे निकल चुकी है, अब सजा का वक्त है। वो आंसू साफ करते हुए उठकर खड़ा हुआ था। देख हजी, तो ऐसा कुछ नहीं करेगा। अली ने उसको आगे आते हुए कहा, नहीं अली और हादी, अब तुम दोनों कुछ नहीं कहोगे। वो गाड़ी में बैठते हुए कह रहा था, हम साथ चलते हैं। नहीं, आज तुम दोनों मेरे साथ रास्ते में नहीं आओगे। अजी काम डाउन, रिलैक्स हो जाओ यार। देख तू उसे कुछ मत कहना प्लीज, प्यार से समझाना। हाँ हादी ठीक कह रहा है। देख यार, गुस्से से मसले बढ़ते हैं, हल नहीं होते। पहले हमारे साथ चल, गुस्सा ठीक है, फिर तू मिल लेना फजर से। अली ने गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए कहा, कुछ नहीं कहता उसे, बट अभी मुझे अकेला छोड़ दो। वो अली को उतारकर गाड़ी का दरवाजा लॉक कर चुका था। नहीं, पहले प्रॉमिस कर, जो भी बात होगी आराम से होगी, गुस्से में कोई उल्टा सीधा फैसला मत करना। हादी ने फिर से समझाना चाहा। कहता हुआ गाड़ी भगा कर ले गया। वो कितनी देर सड़क पर गाड़ी दुराते हुए अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करता रहा था, मगर गुस्सा उसका जुनून कम नहीं हो रहा था। उसके कान में अरहम के अल्फाज हथौड़े की तरह बरस रहे थे। वो अरहम पर अपना गुस्सा उतार कर, अपना जुनून उतार कर भी अपने सीने में लगी हुई आग पर काबू नहीं पा रहा था।
कल आई थी मिलने, अच्छी लग रही थी। एंड वी विल स्पेंड स्पेशल टाइम टुगेदर। अल्फाज या पिर्चियाँ उसे लग रही थी, कोई उसके जम्मू को खर्च रहा है। वो कभी लंबे लंबे सांस लेने लगता और कभी अपने सर की नसें दबाता। तुम फजर, तुमने सब बर्बाद कर दिया। तुम मेरे हवाब तुमसे शुरू, तुम पर खत्म थे। वो मेरे शराब तुमसे शुरू, तुम पर खत्म थे। तुमने तो कर रख दिया मुझे, वहां लाकर खड़ा कर दिया। पलटूं तो मरूं, आगे बढ़ूं तो मरूं। वह ऊंची ऊंची रो रहा था, अल्लाह पाक प्लीज इन 5 सालों को निकाल दे मेरी जिंदगी से, या फिर मुझे इतनी हिम्मत दे कि मैं फजर इब्राहिम शाह के हर हक से दस्तबरदार हो जाऊं। रहम कर मुझ पर, मुझे क्यों बर्दाश्त नहीं है उसका किसी के साथ होना, किसी के दस्तक में होना। वो बच्चों की तरह रो रहा था, अपनी जिंदगी की खुशियों की भीख मांग रहा था, जो उसे रूह का कहीं ज्यादा दूर सोई थी। कितनी देर वो भटकता रहा था, अपने सवालों के जवाब ढूंढता रहा था, मगर हर बार हर सोच के शुरू और इख्तिताम ने फजर को अव्वल और हर दलील को दोयम रखा था। उसके दिल, उसकी दिमाग ने फजर को उसकी ज़िंदगी का वाहिद हासिल मतलूब करार देकर मोहर लगा दी थी। वो करार देकर महर गमा दी गई थी, तकदीर लिखकर कलम तोड़ दिया गया था। गोया फजर इब्राहिम शाह, अदलान हैदर शाह एक दूसरे के लिए लाजुम मलजूम ठहरे। इस खूबसूरत जोड़ों को हवाओं ने, फिजाओं से, सितारों ने, चांद ने, तारों ने, दरख्तों ने मिलने की दुआएं दी थी। वो दुआएं तो आसमानी वजीफा होती हैं, मिनटों में ज़मीन वालों की इल्तिजाओं को अर्श बरी तक पहुंचाकर सुकून बख्शती हैं। वो रात का तकरीबन 1 बजे के कमरे में मौजूद था। सामने दुश्मन जान नहाते पुरस्कुन हाथ में पूरे इस्तेहाक के साथ कंफर्टर और एक सो रहे थे। वो बेड के बीचों बीच सो रही थी, कमरे की नीम तारीकी, उसकी बारिश सांसों की आवाज़, कमरे का सुकून ही अलग था। मुझे बेसुकून कहा, तुम इतने सुकून से नहीं सो सकती जाने अजलान। उसे उसके चेहरे पर आईलेट को पीछे करते हुए कहा। वो पता नहीं कब से उसके लिए हवार होता हुआ, अपने अंदर के लावे को बुझाता हुआ, अपने आप से जंग लड़ता हुआ सब पहुंचा था। और वो जो इसकी वजह से सब कुछ हुआ था, उसके फलक को भी परवाह नहीं थी। उसके पास बेड पर बैठ गया और सिगरेट सुलगा ली थी। अब उसके चेहरे के हर हर नक्श को अजबत याद कर रहा था। लम्की हल्की रोशनी में उसका चेहरा किसी सुनहरी हीरे की तरह दमक रहा था। ये उसकी बसीरत का कमाल था। यहाँ हर मोहब्बत करने वाले को अपने महबूब दुनिया की हर शय से निराला लगता है। उसका चेहरा उसके गुस्से को ठंडा कर रहा था। उसकी गंदी मुड़ी हुई पलकों का सहर उसे जकड़ रहा था। उसका जुनून कहीं बहुत ही पीछे जा सोया था। अब वो था उसका महबूब। दरमियान में तो कोई आया ही नहीं था, ना गुस्सा ना जुनून। सिगरेट के स्मेल से अपने नथनों में जाती हुई महसूस हुई। उसे लगा कि उसका सांस बंद हो रहा है, उसकी नींद में हलक पड़ा था। वो खांसते हुए उठ बैठी थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? खांसते हुए जब उसने अपने बहुत पास के बेड से टेक लगाए बैठा देखा, तो उछलते हुए उठकर बेड से उतरी। तुम आज अरहम से मिली थी? वह होंठ इसी पोजीशन में बैठे हुए सामने दीवार पर नजरें गाड़ी से सर्द लहजे में पूछ रहा था। तुम इस टाइम मेरे रूम में क्या कर रही हो? तुम अपने घर में सुकून नहीं है जो मेरा सुकून बर्बाद करने आ जाती हो? उसने लाइट ऑन करते हुए कहा। सुकून की बात तुम तो करो ही ना, बंद करो उसे। और इतनी जोर से धरा कि उसकी दर्द से खौफ है तो वो पूरी हिल गई थी। उसने फौरन से पहले लाइट ऑफ की थी और वहीं पर खड़ी हो गई। वो उसे अपनी टूटी बिखरी हालत नहीं दिखाना चाहता था। वो अपनी आंखों की सुर्खी दिखाकर हो तो कमजोर नहीं दिखाना चाहता था। मैंने कुछ पूछा है? उसने उसे याद लाया था। क्या? उसे अपने हलक खुश्क होता हुआ महसूस हो रहा था। तुम अरहम के घर गई थी, उसे मिली थी? उसका लहजा इंतहा का सर था। नहीं तो मैं नहीं गई थी, उसे लड़खड़ाते लफ्जों में कहा था। फजर, उसे इतनी जोर से उसका नाम लेकर पुकारा कि उसे अपने कानों के पर्दे फटते हुए महसूस हुए। गई थी, मगर अजलान आइस पे मैं उसे अकेले में नहीं मिली, वहां हमदानी अंकल भी थे। उसने डरते डरते जवाब दिया। मैंने अच्छे से समझाया था ना उस दिन कि जब तक मेरे नाम के साथ तुम्हारा नाम जुड़ा है तब तक तुम किसी गैर मर्द से नहीं मिलोगी। तो तुम्हें समझ नहीं आई थी क्या? वो अब उठकर आहिस्ता सा चलता हुआ उसके पास आ गया था। उसके इतने पास खड़ा था कि उसकी सांसों की गर्माहट उसके चेहरे से छूती हुई महसूस हो रही थी। तुम्हारी की गलती की माफी मांगने गई थी, उसे खुद को कंपोज करते हुए कहा। बहुत हो। कौन सी गलती? उसकी आंखों में आंखें गाड़ते हुए खड़ा हुआ। उसकी सांसों की गर्माहट उसे मजीद घबरा रही थी। तो तुमने उस पर कातिलाना हमला करवाया था, उसे चलाते हुए कहा। उसे खुद से दूर हटाने लगी और साइड से निकलने लगी। अब वो दोनों हाथ दीवार पर रखकर मजीद उस पर झुका था और उसके फरार का रास्ता बंद कर दिया था। हटो पीछे, क्या गुंडागर्दी करते रहते हो? जब दिल करता है किसी के भी रूम में घुस आती हो, नींद खराब कर देती हो। उसे अपने दोनों हाथों से उसे हटाते हुए कहा। और अजलान ने मिनट से पहले उसके दोनों हाथों को दीवार से लगाकर अपने हाथों का दबाव बढ़ाया था। क्या मैंने तुम्हें कहा था उसे माफी मांगो? तुम्हें किसने कहा कि उस पर कातिलाना हमला गलती थी? हाँ, वो दारा था। वो गलती नहीं, तनबीह थी। और ऐसी हजारों लाखों तनबीहात हर उस गलीज इंसान के लिए होंगी जो तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी देखेगा। और मैं बिल्कुल भी गवारा नहीं करूंगा कि मेरी बीवी किसी भी नीच इंसान से जाकर माफी तलब करे। उसे उसकी आंखों में आंखें गाड़ते हुए चुबा चुबा कर कहा। और अपने बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा, जो ऐसे गुंडागर्दी करने और सुकून बर्बाद करने आ जाती हो? उसे अपने हाथों को छुड़वाते हुए कहा। और जो सुकून पिछले कुछ घंटों से तुमने मेरा बर्बाद किया हुआ है, उसका क्या? अभी तो तुम्हारा सुकून बर्बाद किया ही नहीं है।
हाँ अलबत्ता आज पूरा पूरा इरादा रखता हूँ, उसके चेहरे पर फूंक मारते हुए कहा। उसने अपना रुख फेरा था। तो देखो अजलान, उसने कुछ कहना चाहा। "श्श, मेरे साथ तुम्हारा रिश्ता तुम्हें बोझ लगता है ना, राइट?" उसने उसके हाथ पर दबाव बढ़ाया। "अजलान शट अप।" उसने मिनट से पहले उसे चुप करवाया था। "मुझसे जान छुड़वाकर तुम अरम से शादी करना चाहती हो ना?" उसे चिल्लाते हुए दबाव मजीद बढ़ाया था। वो इस सिलसिले में तुम अन्नाबी से भी बात की, राइट? अब उसने उसकी कमर पर हाथ डालकर उसे खुद से जोड़ा था। इस तरह के दोनों के चेहरे एक दूसरे से टच हो रहे थे। तो सुनो फज्र बीबी, अजलान हैदर शाह की जब तक सांसें चल रही है ना, तब तक इस रिश्ते का बोझ तुम्हें हर हाल में उठाना पड़ेगा। और अब वो उसकी नाक के साथ नाक जो होगा उसकी सांसें इनहेल कर रहा था। इस दुनिया में तुम्हें मेरे लिए बनाकर भेजा गया है और मेरे लिए बनकर रहोगी तुम हमेशा। और अब उसने उसकी नाक पर अपने लब रखे थे। वो कांप रही थी। वो हमेशा ऐसे ही तो कांपी थी इसकी शिद्दतों पर। अनाबी से बात की तुमने या नहीं? मगर मैं इतना जानता हूँ कि वो मेरी अमानत में कभी खयानत नहीं करेगी। वो एक बार फिर से पूरी शिद्दत से उसकी सांसें इनहेल कर रहा था और वो रो रही थी। फजर अजलान इब्राहिम शाह, आज बहुत हवार हुआ हूँ तुम्हारी वजह से। अब उसने उसे बाल से दबोच कर सोफे पर फेंका था। बंद करो इन आंसू को, इतना सा भी फर्क नहीं पड़ने वाला मुझे। वो चीता हुआ बेड की तरफ बढ़ा था। चलो 1 मिनट से पहले रेड लिपस्टिक लगाकर यहाँ पहुंचो, उसने नया हुक्म दिया था। हुक्म था या फरमाइश? को जीन जान से लज रही थी और फजर को लगा था कि अब उसकी जान बेजान होने लगी थी। तुमने सुना नहीं या मैं सुनाऊं फिर? वो फिर से दारा। देखो अजलान, मैं सॉरी, शट अप। उसे साइड में पड़ रखा हुआ शीशे का बाज पूरी शिद्दत से दीवार पर मार रहा था। उसका सारा गरूर, सारी हिम्मत, सारा कॉन्फिडेंस हाथ में मिला था। वो मुद्दा कदम उठाती हुई ड्रेसिंग मिरर के सामने आई थी और कमते हाथों से लिपस्टिक लगाई थी अपने होंठों पर। उसकी हर हरकत को देख रहा था। यहाँ आओ, एक और हुक्म मिला था। वो लड़खाते कदम से उसके करीब जाकर खड़ी हुई थी। उसकी जान फना हो रही थी। दिल तेजी से धड़क रहा था, ऐसे जैसे उछल कर बाहर आ जाएगा। उसे उसके करीब आते ही उसे खींच कर बेड पर लिटाया था और खुद उस पर झुका था। अजलान प्लीज, ये ठीक नहीं है, उसे रोते हुए कहा। क्या ठीक नहीं है? बीवी हो तुम मेरी, हुता को हाजिर नादर जानकर तुमसे निकाह किया है। अब उसके कान की लो पर बैठ कर रहा था। प्लीज अजलान, तुम मुझसे जबरदस्ती नहीं कर सकते, वो कांपते हुए कह रहे थे। ओ कांपो, ये जो तुम्हारी हरकतें हैं ना, ये मुझे अपना जुनून बढ़ाने पर रुखसाती हैं। बटन खोलो मेरे शर्ट के, उसे उसे उठाकर बिठाते हुए कहा। और ये सुनकर उसका लगा कि उसकी टांगे बेजान हो जाएंगी। खोलो। उसका हाथ पकड़कर शर्ट के बटन पर रखा। उसके पास सिवाय उसकी बात मानने के और कोई रास्ता नहीं था। उसने एक एक करके उसे शर्ट के बटन खोले थे और फिर उसने शर्ट उतारकर दूर फेंकी थी। अब उसे लटकाकर उसके चेहरे पर झुका था। कहा था ना कि मत बढ़ाना मेरे जुनून को, मगर तुमने एक नहीं मानी, कहते हैं ना। कहते हुए वो अपना अंगूठा उसके होंठों पर फेर रहा था। तो फिर सजा तो बनती है ना, वो कहते हुए उसके होंठों पर झुका था और फिर अपनी सांसें उसके सांसों में उड़ेलने लगा। वो पूरी जान से कांप रही थी, रो रही थी, उसको छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, मगर वो उसका पूरे का पूरा काबू हो चुका था। जब उसकी सांसें उखड़ने लगती थी, उसे आज़ादी बख्शता। और जब वो लंबे लंबे सांस लेकर खुद को ग्रामल करती, तो वो फिर पूरी जान से उसके लबों पर जूता उसकी सांसें उखाड़ने लगता। पूरी रात उसके होठों पर उसकी हुक्मरानी नहीं, उसके अलावा उस दिन से कहीं भी कोई तकलीफ नहीं दी थी। सुबह 5 बजे उसके पास उठा था, वो अपनी शर्ट पहनी और वो जो पूरी रात आंसू बहाते उसका जुल्म बर्दाश्त कर रही थी, आंखें सूज गई थी उसकी। मैं चाहता तो आज अपने सारे हकूक हासिल कर लेता, मगर तुम्हारी नसों में जो कतरा कतरा जहर पड़ने का मजा है ना, वो एकदम से नहीं। उसके पास बैठे हुए उसके गाल थपथपा कर बोला। आज सिर्फ तुम्हारे होंठों को सजा दी है। अब अगर तुम मुझे इस अरम के साथ दिखी तो याद रखना, तो मैं बख्शूंगा नहीं। उसे उसे बालों से पकड़कर करीब किया और उसकी पेशानी चूमी और चला गया। सर, ही इज़ आउट ऑफ डेंजर। उसकी बाएं पसली बहुत ज़्यादा डैमेज हुई थी और दाएं टांग पे हमने ट्रीटमेंट कर दिया, मगर ये पुलिस केस है। आपके बेटे पर कातलाना हमला हुआ है, डॉक्टर ने तफसील से बता रहा था। क्या वो होश में है? जी आप मिल सकते हैं, डॉक्टर कहता हुआ चला गया था। वो हॉस्पिटल के प्राइवेट रूम में मौजूद था। सामने उनका बेटा पट्टियों में जकड़ा हुआ पड़ा था। उनके दिल को कुछ हुआ था। क्या तुम फिर असलान से लड़े हो? उसे पूछ रहे थे। पापा, मैं बस उसे कहने गया था कि वो हज्जों को तला देते। वो तकलीफ में था जब ही रुक रुक कर लफ्ज अदा किए। फजर फजर फजर। वो इतनी अहमत तुम्हारे लिए कि तुम अपनी जान पर दाव पर लगा दोगे? तुम्हें अक्ल नहीं है? वो दार थे। तुम रोज कोई ना कोई नई गलती करोगे और मैं तुम्हें रोज ऐसे ही लेकर हवार होता फिरूंगा। जब हिम्मत नहीं है तो सामने से क्यों वार करती हो? अगर सामने वाला शेर हो तो कुछ वार पीठ पीछे भी करने पड़ते हैं, पूरी प्लानिंग के साथ। आस्तीन का सांप बनकर डसने में जो मजा है ना, वो तुम समझ नहीं सकते। उन्हें अस्तजाया मुस्कुराते हुए कहा। क्या मतलब पापा? वो समझ नहीं सका। कुछ मतलब नहीं। अब जैसा मैं तुम्हें कहूंगा तुम वैसा ही करोगे। थोड़ी देर तक पुलिस आएगी और तुम बयान दोगे कुछ भी, मगर उसमें असलान का नाम नहीं आना चाहिए। उन्हें किसी गैर मेरे नुक्ते पर गौर करते हुए कहा। मगर पापा,
लास्ट टाइम तो हम जानते नहीं थे कि हमला किसने करवाया, मगर इस बार तो हमें पता है ना कि किस समय में बाप की बात ना आई। अहरम, अगर तुम्हें फजर चाहिए तो जैसा कह रहा हूँ वैसा करो, मुझसे कोई बात छुपाने की कोशिश ना करना। इस मामले को अब मैं अपने तरीके से हैंडल करूंगा। उन्हें कहते हुए आगे बढ़कर उसके कांधे थपथपाते हुए कहा, थैंक्स पापा मेरा साथ देने के लिए। थैंक्स तब बोलना जब वो फजर अरहम हमदानी बनेगी। मैं नहीं चाहता मेरा बेटा भी मेरी तरह मोहब्बत के लिए भटके। तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत जरूर मिलेगी। वो कहते हुए वहां से निकले और जेब से मोबाइल निकालकर ड्राइवर को कॉल की। पार्किंग से गाड़ी निकाल कर हॉस्पिटल की एंट्रेंस पर ला, शाह हाउस जाना है। तो बोलो निधि कि क्या फैसला किया तुमने। वो आज भी उनकी अदालत में खड़ी थी। फैसला करने का इख्तियार आप और आपके बेटे ने मुझे दिया ही कब है। ऐसा वो सिर्फ दिल में सोच सकी। मुझे आपका हर फैसला मंजूर है बड़ी मामा। आप जो कहेंगी जैसा कहेंगी वैसा ही होगा। उसने बड़े बार दिल से अल्फाज अदा किए थे। अपनी किस्मत अपने हाथों से फना करना किसे कहते हैं शायद, मगर वो उससे नहीं जानती थी कि जो खुशियाँ किसी के लिए कुर्बान की जाती है उनका सब्र और सिल्ला रूह पर से सारे बोझ हटा देता है। सच्ची मेरी जान, तुम सच कह रही हो। यहाँ आओ मेरे पास, मेरे सीने से लगो। तुम नहीं जानती, तुमने मेरी तरबियत को सरहुरू कर दिया आज। खुश रहो, सलामत रहो, दुधन हो, पोतू फोलो, पुतू फोलो। वो उसका फैसला सुनकर इतनी खुश थी कि पाँव जमीन पर नहीं टिक रहे थे। हलीमा, हलीमा, उन्हें मुलाजिमा को आवाज़ दी। जी बीबी, ऐसा करो सबको यहाँ पर बुलाओ। बोलो मैं बुला रही हूँ। उन्होंने मुलाजिमा को हुक्म दिया। जी बीबी जी, अभी भिजवाती हूँ। उसका हुक्म सुनकर अलमारी की तरफ बढ़ी और वहां से कुछ निकालकर वापस सोफे पर उसके पास आकर बैठ गई थी। जी बड़ी मामा, आपने बुलवाया। सबसे पहले उनके बुलावे पर किशमिश आई थी, फिर हैदरी। क्या बात है भाई, कोई अहम इन्वेस्टमेंट होने वाली है जो कबीना का इजलास बुलाया गया है और माशाल्लाह से तमाम अफराद ही मौजूद है। ये बिम्बो था जिसने आते ही बकवास शुरू कर दी थी बकौल किशमिश के। हाँ, अहम बात तो है। इनफैक्ट मुझे बिम्बो तुम्हें तुम्हारी भाभी से मिलवाना है। बड़ी मामा ने खुश होते हुए कहा, तो मामा जानी सस्पेंस क्रिएट ना करें, प्लीज बताएं ना। आई एम सो मच एक्साइटेड। वो चलता हुआ उनके पास आया तो उनके कंधों पर हाथ रखकर उनके पीछे खड़ा हो गया था। हाँ मेरी जान, बताती हूँ। निधि, हाथ आगे करो, उनसे हुक्म दिया था। जहाँ आओ हैदरी, इधर बैठकर नीति के पास है। जी मामा उनके पास बैठ गया था और मिमो आंखों ही आंखों में किशमिश से मामला समझाने का कह रहा था। उसने कंध उचकाते हुए नो लिफ्ट का सिग्नल दिया था। ये लो, ये पहनाओ अपनी दुल्हन को। उन्हें खानदानी कंगन उसके हाथ में थमाते हुए कहा था। एक मिनट, एक मिनट, यहाँ क्या चल रहा है, तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। विमल ने बीच में टांग अड़ानी लाजम समझे। मतलब ये है कि निधि आज से तुम्हारी भाभी है, उस घर की बेटी भी और बड़ी बहू भी। उन्हें मुस्कुराते हुए कहा, सच्ची मम्मा, मगर इस बंदरिया से अच्छी बहू आपको मिल सकती थी। उसने नंदी की टांग खींचते हुए कहा। हाँ ना, मैं भी यही कह रहा था। हैदर ने भी इसकी टांग खींची और हमें तुम्हारी बंदर भाई से बेहतर इंसान मिल सकता था। किशमिश कहाँ उधार रखने वाली थी, चिराग लेकर ढूंढती तब भी नहीं मिलना था। शेर है मेरा वीर। खैर कभी कभी शेरों को भी बंदरियां संभालनी पड़ जाती हैं। उसने भी उधार नहीं रखा था। देखना कि ये शेर का बिल्ला न बन जाए और जो जोड़ों का गुलाम बनकर न घूमे। उसने अब वो किशमिश के मुंह में मिठाई डालते हुए कह रहा था। ना भाई ना, ऐसी आफत का सामना करने का आप में ही स्टैंडमा है, मुझे तो दूर ही रखें उससे। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा था और किशमिश ने दिल से दुआ की थी ऐसे ही एक और लम्हे की जब इसका और बीमो का नाम भी एक दूसरे के साथ जुड़ा जाएगा। वेट वेट, इधर इनको भी खिलाए। और दोबारा से बैठ गया था जब बीमो ने मिठाई की प्लेट उसके आगे करते हुए निधि की तरफ इशारा किया। क्यों भाई, मोटी हो जाएगी मेरी बीवी, मुझे पतली लड़कियां पसंद है और वैसे भी आगे ही वो फटने को है। हैदर ने फिर से उसकी टांग खींची थी और निधि का दिल किया था कि उसको बोले कि जाओ जाकर अपनी आंखों का इलाज करवा। अच्छा खिलाए, मुझे पीक लेनी है। मीमो ने जिद की थी। उसने निधि के मुंह में मिठाई डाली जो निधि को तो जहरी लगी थी। अच्छा, ठीक 15 दिन बाद नकाह है और मीमो हैदरी शादी बड़ी धूमधाम से होनी चाहिए। जी मामा डोंट वरी, मीमो ने एक और सेल्फी लेते हुए कहा। सब हंस रहे थे, खुश थे। बड़ी मामा ने अपने खानदान की खुशियों की सदा सलामती की दुआ की थी। मगर वक्त क्या चाहता था, नसीब में क्या था, या फिर या कातबे तकदीर ने क्या लिखा था, ये तो खुदा ही बेहतर जानता था।